अच्छो, सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु वे आस्किंग कि सर से फाइनल का प्लानर बनाओगे क्या, फाउंडेशन वालों के लिए भी कुछ दे दो, तो ये आपके लिए है. दिस वीडियो इज गोना हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू प्लान दिस 12 days, एंड इफ you plan this 12 days in a very good manner, you can get the result through, right? तो जितने भी फाउंडेशन वाले बच्चे हैं हमारे या कोई भी और, आप प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा. आपके पास जो नंबर ऑफ डेज बच रहे हैं एग्जाम स्टार्ट होने के लिए, वो 12 दिन बच रहे हैं, और इस 12 दिन को आप किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए एज पर मी. अगर मान लीजिए आपको ये चीज फॉलो कर रहे हैं, यू आर सेटिस्फाइड विद दिस प्रोसेस, देन आपको ये प्लानर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. यस, मेरे हिसाब से इन 12 दिन को 5, 5 और 2 के अंदर में तोड़ना चाहिए. इफ यू गॉन हैव दिस एग्जाम रियली टाइट, तो आप समझ लीजिएगा 5, 5 और 5. देखो मेरे बच्चों, ये जो 12 दिन का टाइम है ना, इसमें आपको अपना पूरा झोंकना है, 100% अपना देना पड़ेगा, और इसलिए आपके जो स्टडी आवर्स होने चाहिए वो थोड़े से ज्यादा होने चाहिए. मैं रिकमेंड करूंगा मिनिमम से मिनिमम 10 घंटे का स्टडी आवर, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 से 15 घंटे का स्टडी आवर. हालांकि ये जो शेड्यूल है ये मैंने 12 घंटे के स्टडी आवर्स के हिसाब से निकाला है, दोनों को कहीं ना कहीं एवरेज करते हुए, मिनिमम और मैक्सिमम को एवरेज करते हुए, कि 12 घंटे तो दोस्त तेरे को पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी तेरे लाइफ में. यस, तो अब देखो तुमने कितनी मस्ती की डजंट मैटर, तुमने क्लासेस कैसे की डजंट मैटर, पर ये 12 दिन को अगर सही तरीके से यूज कर लेना दोस्त, तो यू विल गेट व्हाट यू वांट. यस और नो, ईमानदारी से, क्योंकि देख तेरा को कहीं ना कहीं 12th का बेस भी है, और 12th का बेस होने के कारण यू हैव समथिंग कि ऐसा कुछ नहीं है कि तेरे को कुछ पता नहीं होगा, तेरे को सब पता है, जस्ट दैट यू नीड टू रीब्रश. यस, अब आते हैं पहले 5 दिन आपने कैसे यूज करना चाहिए. हर सब्जेक्ट्स को, चारों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना है. प्लीज ये गलती मत करो कि एक दिन के अंदर में मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, नहीं, ये गलती मत करो. सभी चीजों को एक साथ आगे बढ़ाओ, राइट? तो सभी चीजों को एक साथ आगे बढ़ाना है तेरे को, तो तेरे को एक दिन के अंदर में चारों सब्जेक्ट को पढ़ना है. हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देना है, मतलब ये 8 घंटे का शेड्यूल बना. 2 घंटे से ऊपर सब्जेक्ट को मत पढ़ो, बिलीव मी, 2 घंटे से ऊपर एक सब्जेक्ट को मत पढ़ो. और इस 2 घंटे को भी मैं कहूंगा आपको 40 मिनट्स कहीं ना कहीं कंसेप्ट पे दो, और जितना बचा हुआ टाइम है ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस के ऊपर दो. देख, एट द एंड ऑफ द डे एक ही चीज मैटर करती है, तो कितने क्वेश्चन सॉल्व करता है या कितने एमसीक्यू सॉल्व करता है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो हर सब्जेक्ट के लिए 2-2 घंटे का अलॉटमेंट करो, ये हो गया आपके 8 घंटे का अलॉटमेंट. अब जो बचे हुए 4 घंटे हैं, इसको आपको प्रैक्टिस को देना है, प्योर प्रैक्टिस, राइट? अब इस प्योर प्रैक्टिस वाले को भी आप किस किस तरीके से डिवाइड करेंगे, मैं आपको बता दूं. जो पहले 2 दिन है, राइट, इसमें सिर्फ अकाउंट्स और लॉ का प्रैक्टिस करो, बहुत सिस्टमैटिकली, मतलब प्रॉपरली. 2 घंटा अकाउंट्स का प्रैक्टिस, 2 घंटा लॉ का प्रैक्टिस, काम खत्म. यानी एक तरफ आप कंसेप्ट्स भी चारों के चारों चलाए जा रहे हो, और कंसेप्ट्स के साथ साथ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए भी सेपरेट टाइम एलोकेट करे जा रहे हो. आर यू गेटिंग द पॉइंट? फिर अगले 2 दिन सिर्फ मैथ्स और इको का करो. फॉर द सेक हाथ दुख जाएंगे प्रैक्टिस में, तो आप इसको थोड़ा अल्टर कर सकते हो, अकाउंट्स एंड इको ले लो, मैथ्स एंड लॉ ले लो, ताकि आपका राइटिंग वाला पार्ट इजी हो जाए. यस, तो 8 घंटे की आपको स्टडी करनी है, प्लस 4 घंटे की प्रैक्टिस करनी है. इस तरीके से पूरा 12 घंटा आपको बिताना है. कोई और चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना बच्चों, क्योंकि ये टाइम अगर आपने क्लियर कर लिया, तो आप इस एग्जामिनेशन के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, जहां पे बहुत सारे लोगों का पहुंचना सपना है. ये सुनो, अब इसके बाद एक दिन बचता है, तो ये एक दिन मैंने आपके लिए रखा है कि आप इसमें से अगर कुछ भी बैलेंस बच गया उस प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसको आपको प्रैक्टिस करनी है. यस, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अब तक के ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस हो चुका होगा, एंड इट्स जस्ट दैट द प्रैक्टिस व्हिच इज पेंडिंग एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच नीड्स टू बी रिमेंबर्ड. अगले 5 दिन को आपको क्या करना है, इसका एक सेकंड रिवीजन करना है. सेम शेड्यूल, सेम प्रैक्टिस शेड्यूल, अगले 5 दिन आपको फिर से फॉलो करना है, और यहां पे आपको रिवीजन करने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के. यस, और बचे हुए जो 2 दिन हैं, ये प्योरली आप अपने अकाउंट्स को देंगे, अकाउंट्स के टॉपिक को देंगे, क्योंकि तब तक के आपका एग्जाम आ चुका होगा. यस, तो 12 घंटे का स्टडी प्लान अभी आपका होना ही चाहिए मिनिमम से मिनिमम के अंदर में, और इस 12 घंटे के अंदर में मिनिमम 5 से 6 घंटा टॉपिक की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उसमें भी एक सब्जेक्ट नहीं, 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट आपको एक साथ क्या करने चाहिए, प्रैक्टिस. अब देखो, कई बच्चे हैं इसके अंदर में, वो मुझसे ये भी पूछेंगे कि सर जो एग्जाम आ रही है, इस एग्जाम के अंदर में हमें छुट्टियां भी आ रही है, तो हम इसको किस तरीके से प्लान करें. तो ये है आप सभी के लिए एक बोनस टिप, इस बोनस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा. सबसे पहले आते हैं हम लोग अकाउंट्स के ऊपर. अकाउंट्स का पेपर लगभग आपका 12 जनवरी को है. यस और नो? तो 2 दिन आपको पहले ही मिल रहे हैं अकाउंट्स के प्रिपरेशन के लिए, प्लस आप ऑलरेडी पिछले 10 दिन से प्रिपेयर करके आ रहे होंगे, तो वेल इनफ, गुड, राइट? अकाउंट्स के बाद आपका जो नेक्स्ट पेपर आ रहा है, मकर संक्रांति की छुट्टी होने के कारण जो आपका बिजनेस लॉ आ रहा है, वहां पे आपको छुट्टी मिल रही है. बिलीव में, अगर ये छुट्टी को बहुत अच्छे से आपने यूटिलाइज किया, तो जो आपके 2 इंपॉर्टेंट पेपर है, जो डिफिकल्ट पेपर होते हैं ना, बिजनेस लॉ और मैथ्स, इसको आप बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे. अब डिपेंडिंग अपॉन आपका लॉ अच्छा है या मैथ्स अच्छा है, या दोनों ही बकवास है, मैं यहां पे ये कर रहा हूं. अब मैं यहां पे एक जनरलाइज स्टेटमेंट कर रहा हूं. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है, राइट? वेरएज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, या साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए लॉ डिफिकल्ट हो जाता है. तो अकॉर्डिंगली आप इसको अल्टर कीजिएगा.
जैसे आप अकाउंट्स के पेपर से आएंगे 12 तारीख को, राइट, 12 की इवनिंग को मेरे हिसाब से आप मैथ्स के लिए यूज कीजिए। अगर आपका लॉ हार्ड है तो आप इसको लॉ के लिए यूज कीजिए, नहीं तो आप मैथ्स के लिए यूज कीजिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आपका दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट हार्ड हो, बट आप इसको यूज मैथ्स के लिए ही कीजिए, और मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं आपके वो यहां पे खत्म कर लीजिए। मेरे हिसाब से आप मैथ्स के अगर छोटे टॉपिक यहां पे ले लोगे, राइट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के छोटे टॉपिक यहां पे ले लोगे 5 से 6, तो काम हो जाएगा। एटलीस्ट छोटे टॉपिक का जो प्रेशर है वो आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। 13 का जो डे है उसको मेरे हिसाब से आप अगेन हाफ डे पूरा का पूरा मैथ्स के लिए यूज कर सकते हो, और बचा हुआ हाफ डे आप किसके लिए यूज करो, लॉ के लिए यूज करो। यहां हाफ डे और मैथ्स के लिए यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो मैथ्स के आपके मीडियम वाले टॉपिक है वो भी यहां पे खत्म हो जाएंगे, यानी जिस दिन मैथ्स का पेपर होगा उस दिन आप बहुत रिलीव्ड महसूस करेंगे। फिर 14, 15 एंड 16 आपको अगेन किसके लिए यूज करना है, लॉ के लिए ही यूज करना है। अब इस केस में मुझे ऐसा लगता है कि एक डेडिकेटेड डे आप कंपनी लॉ के लिए दो, एक डेडिकेटेड डे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट के लिए दो, और 16वां जो तारीख है इसको आप अदर डेज के लिए भी दे दो। मैं यहां पे सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा कि आरटीपी एमटीपी जरूर देख लेना, एंड दर्शन सर ने डेफिनेटली इसके ऊपर आपको पूरे सेशंस लिए, तो वो क्वेश्चन जरूर आपने देख लेने चाहिए। इसके बाद आता है आपका 16 को, आप जैसे ही बिजनेस लॉ का पेपर देके आए वैसे ही 16 की इवनिंग को मेरे हिसाब से आपने मैक्रो रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स के छोटे टॉपिक आपके हो चुके होंगे, तो आप यहाँ पे मैक्रो को यूज करो, क्योंकि इको का जो मैक्रो वाला पार्ट है शायद बहुत लोगों को वहां दिक्कत आती है, तो वो आपने क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। और इवनिंग तक के आप मैक्रो के मेजर जो टॉपिक्स है एटलीस्ट ट्राई करना 3 से 4 टॉपिक, हो सके तो माइक्रो का वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 भी उड़ा देना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इससे आपको क्या होगा कि आपका इको का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। नेक्स्ट डे आए आपने 17th को पूरा का पूरा मैथ्स यूज किया, और मैथ्स का जो अब ए कैटेगरी वाले टॉपिक है आप वो करिए, क्योंकि बी और सी आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, राइट, तो ए कैटेगरी वाले पूरे टॉपिक को कीजिए। 18th को वो जो बी और सी कैटेगरी वाले टॉपिक थे जो आपने पहले ही पढ़ चुके थे, उसके सिर्फ एमसीक्यू को आपने क्या कर देना चाहिए, रिवाइज कर देना चाहिए। 18 को आप जैसे ही आते हैं आपको आपका मैक्रो का पेंडिंग टॉपिक कंप्लीट करना चाहिए, मैक्रो का पेंडिंग टॉपिक आपने कंप्लीट करना चाहिए, एंड देन उसके बाद आपने क्या करना चाहिए, माइक्रो और मैक्रो पूरा 19th के दिन कंप्लीट करना चाहिए। इसके अंदर में पहले माइक्रो वाला पार्ट कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चल रहे होंगे तो आपका सिर्फ क्या बाकी होगा, मैं आपको बता दूं, आपका चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 बाकी होगा माइक्रो के अंदर में, और मैक्रो के अंदर में मेरे हिसाब से 2 टॉपिक बाकी होंगे, तो वो आपने यहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए। 20 को आपने एक बार सारे माइक्रो और मैक्रो के इंपॉर्टेंट वाले पार्ट को रिवाइज कर लेना चाहिए, एमसीक्यू को देख लेना चाहिए, एंड देन दैट्स इट। इस तरीके से आप लोगों ने प्लानिंग करनी चाहिए। अब देखिए इस प्लानिंग के अंदर में हियर एंड देयर थोड़ा बहुत हो सकता है, और आप अपने कंफर्ट लेवल पे इसे आगे या पीछे कर सकते हैं। एक बात बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, एग्जामिनेशन को क्लियर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है बेटा, और वो है प्रैक्टिस। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा ना उतना ज्यादा तेरे लिए इजी हो जाएगा इस एग्जाम को क्लियर करने का। और लास्ट की ये जो दिन है ना बेटा, इसको तू जितने अच्छे से यूज करेगा उतना तेरे पास होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। हम लोग वेट कर रहे हैं आपका सीए इंटर के अंदर में, ताकि सीए इंटर के अंदर में आप जल्दी से और हम लोग हमारे डायरेक्ट एक्सेस की जर्नी को शुरुआत कर सके, और पूरा इंटर के अंदर में आप लोग बहुत मजे से पढ़ सको इस तरीके से, राइट। आई एम श्योर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का रिवीजन सीरीज अभी तक देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो विजय सारडा चैनल पे जाना है यूट्यूब पे, आपको प्लेलिस्ट के अंदर में जाना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी है और रिवीजन टॉपिक भी है, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं सीए विजय सारडा पे, जहां पे मैंने इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट दी है। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो वहां पे आप इसको ढूंढ पाएंगे। यस, बाकी कुछ कहना है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा सीए विजय सारडा नाम से, और आप अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो बेटा। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आप अपनी एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से देकर के आप हमसे जल्दी से जल्दी इंटर के अंदर में मिलें। यस, और मंत्र हमेशा याद रखना, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर में। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ लेना।